अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस कोर्स इज रिलेटेड टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एमएससी फाइनल ईयर। हमने अपने कोर्स में ये देखना होगा कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं हम उन्हें बेहतर करने के लिए या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें मजीद श्योर करने के लिए उन पर कौन कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की नीड हमें पड़ी क्यों। उससे पहले जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको जो है वो समझना ज़रूरी है आगे परस्यू करने से पहले। तो पहले जो हमारे पास है वो है हमारे पास सैंपल। सैंपल हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ मटेरियल टेकन फ्रॉम द लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। हमारे पास एक कोई भी मटेरियल है या कोई भी सोल्यूशन है जिसे हमें एनालाइज करना है। अब यकीनन हम उस पूरे सोल्यूशन को एनालाइज करने से बेहतर है कि उसका कुछ पोर्शन लें और उसके ऊपर अपनी एनालिसिस करें। तो जो पोर्शन हम लेते हैं वो होता है हमारे पास सैंपल। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लड सैंपल। अब हमारे पास एक पेशेंट है, हमने उसके ब्लड सैंपल में किसी चीज़ को एनालाइज करना है, तो हम उसकी पूरी बॉडी का ब्लड तो नहीं ले सकते, तो हमने उसकी बॉडी में से थोड़ा सा ब्लड लिया। तो जो थोड़ा सा ब्लड हमने लिया वो ब्लड हमारे पास क्या हो गया? सैंपल। सेकेंड हमारे पास होता है एनालाइट। एनालाइट इज अ सब्सटेंस दैट इज इंटरेस्ट इन एनालिसिस। एनालाइट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसको हमने पर्टिकुलरली एनालाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। अब उस पेशेंट के ब्लड में हमें ये देखना था कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या हो गया? एनालाइट हो गया इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। उसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंपल अदर देन द एनालाइट। अब उस सैंपल में हमने हीमोग्लोबिन को जो है वो एनालाइज करना है, तो हीमोग्लोबिन के अलावा उस ब्लड में जितने भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब जो प्लेटलेट्स वगैरह होंगे, जो भी होंगे, जितनी चीजें होंगी वो सब हमारे पास क्या कहलाएंगी? मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो सैंपल यानी कि जो पोर्शन हमने लिया फॉर द एनालिसिस, एनालाइट उस सैंपल के अंदर किस पर्टिकुलर चीज को हमने एनालिसिस करना है, हमारी कौन सी चीजें जो हमारी इंटरेस्ट की है, उस चीज के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो सब हमारे पास होंगी मैट्रिक्स। अब हमारे पास इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस दो किस्म की होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली जो है हमारे सैंपल की क्वालिटी बताती है कि हमारे सैंपल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है या नहीं। दस दिस सैंपल सोल्यूशन कंटेन एनी हैवी मेटल। अब हमें एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक सोल्यूशन आया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो टैप वाटर आया। टैप वाटर में हमें जो है वो पूछा गया है क्या क्या इस टैप वाटर में कोई हैवी मेटल प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना बताना है कि हैवी मेटल प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमने उस वाटर की क्या बतानी है? क्वालिटी बतानी है। तो ये हमारे पास हो जाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने बताना होता है कि पर्टिकुलर एनालाइट की अमाउंट क्या है। अगर हमसे पूछा जाता फॉर एग्जाम्पल हाउ मच टिन इज देयर इन दिस सैंपल, हमारे पास एक सैंपल दिया हुआ है। सैंपल फॉर एग्जाम्पल टैप वाटर ही ले लेते हैं। अब हमारे पास पूछा हुआ है कि इस टैप वाटर में टिन की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। तो कितनी अमाउंट प्रेजेंट है हमने अब वो बताना है। तो उस टाइम जो हमारे पास एनालिसिस है वो होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव। हमारी पूरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। अब जब भी हम अपना रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, नॉट इन केमिस्ट्री बट इन एवरी फील्ड, तो हमारे उस न्यूमेरिकल वैल्यू की जो हम रिजल्ट में रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हम उसके साथ वो एरर भी रिपोर्ट करें जो उस वैल्यू में प्रेजेंट हो सकता है। तो एरर के बगैर जो है हमारे रिजल्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हम कोई भी रिजल्ट इस अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये 100% सही होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट जरूर होगा। तो जो एरर हमें फेस करने पड़ते हैं इन अवर एनालिसिस, वो तीन किस्म के एरर होते हैं। एक हमारे पास होता है रैंडम एरर, द सेकंड वन इज द सिस्टमेटिक एरर एंड द थर्ड वन इज द ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रॉस एरर। Gross errors are so serious that there is no alternative to abandoning the experiment and completely fresh start of an experiment is required.
ग्रॉस एरर्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, ये वो एरर्स होते हैं जिनको हम अपने एक्सपेरिमेंट से ना मिनिमाइज कर सकते हैं, ना इनको जो है हम अपने एक्सपेरिमेंट से ख़त्म कर सकते हैं। और ये इतने सीरियस होते हैं कि अगर हमारी एनालिसिस में हो जाए तो हम फिर उस एनालिसिस को फर्दर कंटिन्यू भी नहीं कर सकते, हमें अपने एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल फ्रेशली दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमारे पास हमने किसी कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करना था, फॉर एग्जांपल एट द वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, लेकिन हमने गलती से अपने इंस्ट्रूमेंट की वेवलेंथ सेट कर दी एट 510 नैनोमीटर, और हमने अपनी पूरी जो एनालिसिस है उसके ऊपर कर दी। तो अब जो हमारा रिजल्ट होगा हम उसके अंदर किसी भी तरह इस एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते, हमें दोबारा से अपनी वेवलेंथ को 310 के ऊपर सेट करना पड़ेगा और पूरी एनालिसिस दोबारा से करनी पड़ेगी। या फिर हमें अपनी डाइल्यूशन करनी थी किसी और वॉल्यूम की और हमने कर ली किसी और वॉल्यूम की, तो उसमें भी हम केस में उस डाइल्यूशन को दोबारा से कंसंट्रेट तो नहीं बना सकते, तो हमने अपनी एनालिसिस को पूरा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो ग्रॉस एरर्स जो होते हैं ये ह्यूमन भी हो सकते हैं और ये जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। सेकंड हमारे पास होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास रैंडम एरर की कॉज होती है, कॉज को हम जो है वो पता नहीं कर सकते। द कॉज ऑफ द रैंडम एरर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें नहीं पता होता कि हमारा रैंडम एरर क्यों आ रहा है। ये भी बोथ ह्यूमंस और इंस्ट्रूमेंट दोनों की वजह से हो सकता है। जब भी हमारे काम में रैंडम एरर होता है तो वो एरर हमारी प्रिसिशन को जो है वो इफेक्ट करता है। तो प्रिसिशन और द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अपनी हैंडलिंग ठीक करके, अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को रीचेक करके हम इस मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसकी कॉज नहीं पता होती इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। रैंडम एरर की एक जो है वो इम्पॉर्टेंस ये होती है कि रैंडम एरर हमें अपनी रेप्लिकेट एनालिसिस से पता लग जाता है। यानी अगर हम रेप्लिकेट मेजरमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और हमने जो है वो उसके जो है वो 5 या 6 रेप्लिकेट्स लिए हैं, तो हमें अपने रेप्लिकेट्स को देखकर पता चल जाता है कि इसमें रैंडम एरर प्रेजेंट है या नहीं। थर्ड जो हमारे पास है वो आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम इसके कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए इस एरर को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर भी हमारे पास बोथ ह्यूमन और इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है। अगर हमारे काम में सिस्टमेटिक एरर प्रेजेंट होगा तो यकीनन वो हमारी या तो एक्यूरेसी या बायस, इसको जो है वो इफेक्ट करेगा। तो बायस और एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमारे पास हम अपने फाइनल रिजल्ट से बता सकते हैं कि हमारे काम में सिस्टमेटिक एरर प्रेजेंट है या नहीं। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन की 6 हमने रेप्लिकेट्स लगाए हैं, तो हम उन 6 की 6 वैल्यूज को देखकर ये नहीं बता सकते कि हमारे काम में सिस्टमेटिक एरर प्रेजेंट है या नहीं, जब तक हम अपना फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट ना कर लें। जब अपना फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारे काम में सिस्टमेटिक एरर प्रेजेंट था या नहीं था। इन तीनों एरर्स में से जो हमारी इंपॉर्टेंस के हैं वो है रैंडम और सिस्टमेटिक एरर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह रैंडम और सिस्टमेटिक एरर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास रैंडम एरर को डिफाइन करते हैं और कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स को डिफाइन करते हैं।